हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूं, जो 12वीं फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा की दृष्टि से तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए देखते हैं हम कि आज का टॉपिक क्या है। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वह है व्हीटस्टोन सेतु। ये जो टॉपिक है ये किरचॉफ के धारा वितरण संबंधी नियम पर आधारित है। तो इससे जानने से पहले हमको किरचॉफ का नियम जानना बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी होगा, तभी ये टॉपिक हमें अच्छे से समझ में आ पाएगी। तो यदि आप किरचॉफ का नियम अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप किरचॉफ का नियम पढ़ सकते हैं, या फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ और दोस्तों कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक जो है उसे हम देखते हैं, और जो है व्हीटस्टोन सेतु। तो देखिएगा कि ये जो हमारा चित्र बना है व्हीटस्टोन सेतु के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग किसी भी चालक का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले व्हीटस्टोन सेतु का जो सिद्धांत हुआ ये किसने प्रतिपादित किया गया और कब किया? तो ये सन 1842 में किया गया, और ये इंग्लैंड के जो हमारे वैज्ञानिक हैं S.C. व्हीटस्टोन इनका नाम है, इनके द्वारा विभिन्न चालकों से बहने वाली धारा और उनके प्रतिरोधों को ज्ञात करने के लिए इस एक नियम प्रतिपादित किया गया जिसे हम व्हीटस्टोन सेतु के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है अब वो हम देखते हैं कि किन किन और किस प्रकार से इसमें संयोजन किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें एक चतुर्भुज है हमारा ABC और D। इस चतुर्भुज की 4 भुजाएं हैं AB, BC, CD और AD है। ठीक है, अब इन भुजाओं में 4 प्रतिरोध लिए गए क्रमशः P, Q, R व S। AB भुजा जो है वो P प्रतिरोध को, BC भुजा Q प्रतिरोध को, AD भुजा R प्रतिरोध को और DC भुजा जो है वो S प्रतिरोध को डिनोट कर रही है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे तथा 2 सिरे जो हैं चतुर्भुज के सिरे A व C के बीच एक बैटरी व कुंजी K1 जोड़ दिया जाता है, तथा दूसरे सिरे B व D के बीच एक सुग्राही धारामापी G तथा कुंजी K2 जोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से इसमें कॉम्बिनेशन किया जाता है, जिसे इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से हमें लिखना है कि व्हीटस्टोन सेतु में एक समांतर चतुर्भुज ABCD है जिसके भुजाओं के रूप में 4 प्रतिरोध क्रमशः P, Q, R व S जुड़े हैं। चतुर्भुज के सिरों A व C के बीच एक बैटरी B व कुंजी K1 जोड़ दिया जाता है, तथा दूसरे सिरे B व D के बीच एक धारामापी G व कुंजी K2 जोड़ दिया जाता है। जब सेतु हमारा संतुलन की अवस्था में होता है तब उनके चारों प्रतिरोधों का जो संगत प्रतिरोधों का अनुपात होता है वो आपस में बराबर होता है। कहने का मतलब कि P/Q बराबर R/S होता है, और यही चीज़ हमें सिद्ध करना है। सूत्र है ये, इसी की हमें आगे स्थापना करना है। तो बने रहिए अंत तक वीडियो में और देखिए, यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। देखेंगे कि अब इसमें धारा का वितरण यानी कि धारा का फ्लो किस प्रकार होता है। जैसे ही कुंजी K1 को हम दबाते हैं तो बैटरी B से धारा I प्रवाहित होने लगती है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो जैसे ही धारा बिंदु A पर पहुंचती है तो वह 2 भागों में बढ़ जाती है। कौन कौन? पहला I1 और दूसरा I2। धारा का भाग I1 प्रतिरोध P से गुजरता हुआ बिंदु B पर पहुंचता है। ठीक है,
जहाँ धारा I1 का कुछ भाग यानी कि IG भाग IG सुग्राही धारा मापी G में प्रवाहित होता है तथा शेष भाग, अब शेष कैसे निकालेंगे, जो टोटल था हमारे पास कितना था I1 था, I1 में IG निकल गया तो यानी कि I1 माइनस IG भाग जो धारा का होगा वो प्रतिरोध Q से गुजरता हुआ कहाँ पहुँचता है, बिंदु C पर पहुँचता है। अब दूसरी छोर पर हम देख लेते हैं कि जो धारा का भाग I2 था वह प्रतिरोध R से गुजरता हुआ कहाँ पहुँचता है, बिंदु D पर पहुँचता है। यदि कुंजी K2 खुले होती है यानी कि ओपन होता है तो धारा मापी में बहने वाली धारा IG भी बिंदु D पर पहुंच जाती है, जहां दोनों धारा मिल जाती हैं। कौन कौन, ये I2 और ये IG, यानी कि I2 प्लस IG मिलकर प्रतिरोध S से गुजरता हुआ कहाँ पहुंचते हैं, बिंदु C पर पहुंचते हैं और इस प्रकार पुनः संपूर्ण धारा I हमें प्राप्त हो जाती है। तो व्हीटस्टोन सेतु में इस प्रकार धारा का वितरण होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि सूत्र की स्थापना किस प्रकार किया जाएगा। तो सूत्र की स्थापना करने के लिए इसमें हमको याद आना चाहिए कि किरचॉफ का धारा वितरण संबंधित द्वितीय नियम, जो पर्स लूप नियम था, अभी हमने पिछले वीडियो में बताया है, आप नहीं देख पाए तो ज़रूर उसे देखें आई बटन पर क्लिक करके, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है कि किसी भी बंद विद्युत परिपथ में बहने वाली, यानी कहें कि विभिन्न खंडों में बहने वाली समस्त धारा और उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल तथा उन खंडों में लगाई गई कुल विद्युत वाहक बलों का बीजीय योग शून्य होता है, ठीक है। इसे आप अच्छे से याद करिए या लिख लेंगे। तो अब देखिए, अब इसमें इस ब्रिज में दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है ABDA, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, और सेकंड पार्ट क्या है BCDB, ये सेकंड पार्ट है। तो दो पार्ट हैं और दोनों ही कैसे हैं, बंद विद्युत परिपथ है, क्लोज सर्किट है, ठीक है। इसलिए इसमें कौन सा लगेगा, सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बाय करंट। तो आगे यदि हम चले इसमें तो हमारा तो सबसे पहले क्या बनता है कि बंद विद्युत परिपथ कौन सा है, ABDA में, ABDA में ध्यान से देखिएगा, मैं किरचॉफ का या के लगाइए, किरचॉफ के नियम से, ठीक है। अब किरचॉफ का नियम क्या कहता है, अच्छा पहले नियम का थोड़ा याद करिए। किरचॉफ का फर्स्ट नियम क्या था, तो उसमें हमने बताया था कि आने वाली जो धारा होती है उसे हम प्लस में डिफाइन करते हैं और जो जाने वाली धारा होती है उसको माइनस में डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इसमें अब देखेंगे कि आने वाली धारा कौन सी है और जाने वाली धारा कौन सी है, ठीक है। आने वाली धारा कौन सी है, जैसे I1 हो गया, ठीक है। तो I1 ये हो गया धारा और संगत प्रतिरोध कितना है उसका P, तो ये हो गया I1P, ठीक है। अब जाने वाली धारा ये है I2R और आने वाली धारा एक ये है, यानी कि प्लस IG इंटू G, क्यों, क्योंकि धारा मापी का प्रतिरोध कितना हो गया, G हो गया, ठीक है, माइनस I2R इज इक्वल टू 0। इसको हम बना लेंगे समीकरण 1। यहीं पे हमारा मेन है, ये यदि इक्वेशन आपको बन गया तो जान लीजिए कि ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो इसको विशेष रूप से ध्यान देंगे कि I1P बहने वाली धारा और P क्या हो गया उसका संगत प्रतिरोध, उसी तरीके से IG बहने वाली धारा तथा धारा मापी का प्रतिरोध G हो गया और I2 बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध कितना हो गया R। इन सब का जो बीजीय योग होगा वो क्या होगा, शून्य। ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा किरचॉफ का नियम कह रहा है, ठीक है। अब दूसरा तथा एक और है बंद विद्युत परिपथ, इस साइड वाला ले लेंगे, कितना है BCD और B में। यहाँ भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि आने वाली धारा कौन सी है और जाने वाली धारा। आने वाली धारा जैसे ये है आपका पहला I1 माइनस IG, इसका संगत प्रतिरोध कितना है Q, तो हमने लिख दिया Q, प्लस ये कितना है IG इंटू G, क्योंकि ये दोनों पार्ट्स में है, और माइनस ये जाने वाली धारा है भाई, तो ये कितना हो जाएगा I2 प्लस IG इंटू S इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका समीकरण 2, ठीक है। अब जब दोनों समीकरण बन गए तो अब क्या लिखना है कि जब सेतु संतुलन की अवस्था में हो, थोड़ा सा यहाँ लिख देंगे कि जब
सेतु संतुलन की अवस्था में हो तो धारा का मान यानी कि Ig इज इक्वल टू 0 होगा। क्यों भाई, कोई भी चाहे वोल्ट मीटर हो चाहे या मीटर हो, ठीक है भाई, उनका जो स्केल का कांटा होता है वो कब हिलेगा, जब उसमें धारा जाएगी तब। जब तक उसमें धारा प्रवाहित नहीं करेंगे तब तक वो क्या बताएगा, 1 वोल्ट 10 वोल्ट 5 वोल्ट कुछ भी नहीं बताएगा। ये कब बताएगा, जब उसमें धारा प्रवाहित होगी तब। और ये क्या बोलता है कि सेतु संतुलन की अवस्था में, मतलब कि जो धारा मापी का वो कांटा है मीटर वाला जो है वो हिल नहीं रहा। हिल नहीं रहा का मतलब क्या, उसमें धारा नहीं जा रही है, अर्थात उसमें आने वाली धारा का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। और जब धारा का Ig का वैल्यू 0 हो गया तो उसको आप रखिए समीकरण 1 में, समीकरण 2 में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे रखते हैं समीकरण 1 को। तो समीकरण 1 कितना है, यहाँ हम लिख देंगे समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 में है I1P प्लस Ig, अब आ गया ना Ig, तो Ig का वैल्यू हमको क्या लिखना है, 0 लिखना है, इनटू रेजिस्टेंस कितना है G माइनस I2R इज इक्वल टू 0। अब देखिए 0 में G का गुणा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो I1P प्लस 0 माइनस I2R इज इक्वल टू 0। I2R को साइड राइट साइड में ले जाइए तो कितना हो जाएगा, I1P बराबर I2R, इसको आप बना लीजिए समीकरण 3, क्योंकि ये माइनस का है ना, जब दाहिने साइड में जाएगा धनात्मक की साइड तो धन में हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरीके से आप चले जाइए समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 में कितना है देखिएगा, I1 माइनस Ig, तो Ig का वैल्यू 0 इंटू Q प्लस पुनः Ig आ गया तो उसका वैल्यू 0 इंटू G माइनस I2 प्लस Ig का वैल्यू 0 इंटू S इज इक्वल टू 0। अब देखिए 0 में गुणा हो जाएगा तो पद 0 हो जाएगा ऑलरेडी, तो I1 का Q में तो गुणा होगा ना, I1Q क्योंकि 0 वाला पद तो खत्म हो जाएगा, प्लस ये वाला भी पद 0 माइनस I2 में यस का गुणा होगा तो ये हो जाएगा I2 यस इज इक्वल टू 0। अब ये 0 वाला पद खत्म, ये माइनस का है, जब उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि I1Q बराबर I2S समीकरण 4 हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए, अब जहाँ तक है कि हल हो गया है, समीकरण 3 और 4 को अब देखते हैं। समीकरण 3 में 4 का अब क्या कर देना है हमको कि भाग दे देना है, ठीक है। समीकरण 3 कितना है, आप यहाँ लिखोगे कि समीकरण 3 व 4 से, ठीक है। समीकरण 3 में है आपका I1P, ठीक है, पहला पक्ष, और इसका कितना है I1Q, इसका दूसरा पक्ष कितना है I2R, और इसका दूसरा पक्ष कितना है I2S। I2 से I2 कट जाएगा, I1 से I1 कट जाएगा, और बचेगा कितना P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। यही होता है आपको, यही तो आपको प्रूफ करना था, तो इस तरीके से प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आपको यदि एक बार में ज़्यादा समझ ना आया तो वीडियो को रिवाइंड करके पुनः देखिए, और 1-2 बार जैसे वीडियो देखेंगे और राइट करेंगे तो ज़्यादा और बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। और ज़्यादा बेहतर समझने के लिए आपको पिछला किरचॉफ का नियम भी देखना ज़रूरी है, तो उसे भी देखें। और हाँ, मैं एक चीज़ और कहूँगा कि यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। यदि नए हो तो आप सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। जय हिंद।